नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हम देवसर मोड़ पर खड़े हैं। यहाँ पर जिला पार्षदों की एक मीटिंग चल रही थी। मुझे दो ऐसे नेता भी मिल गए और योगी साधु सन्यासी भी मिल गए। चेहरे से आपको इनका तेज नज़र आ रहा होगा। यूपी में योगी सरकार है तो आस पड़ोस के जो इलाके हैं, प्रदेश हैं, सूबे हैं, वो चाहते हैं कि योगी जैसा राज उनके यहाँ भी हो, उनको भी ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो योगी की तरह शासन करे। तो फिलहाल मेरे साथ महाराज जी बातचीत के लिए मौजूद हैं, दर्शन गिरी जी और वचनाई नाथ जी। वचनाई नाथ जी की बता दूं आपको, महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 1 से हैं। सबसे ज़्यादा वोट इन्होंने हासिल किए हैं अपने जो जिला पार्षद का एरिया है उसमें। और महाराज जी वार्ड नंबर 20 हिसार से, इनसे बातचीत करने वाले हैं। महाराज जी, आज आप बातें कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, आज एक मीटिंग चल रही है आपकी, लेकिन मैं राजनीति हरियाणा की बात करूंगा। हरियाणा की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? फिलहाल हरियाणा की राजनीति बहुत अच्छी है और सीएम साहब भी बहुत काम अच्छे कर रहे हैं। लेकिन योगी जी का शासन बड़ा सराहा जाता है, क्या वजह है? और साधु सन्यासियों को लेकर बड़ा लोगों का एक भाव सा बन गया है कि अगर राजनीति में साधु आ जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अलग तरीके का विकास होगा, अलग तरीके का क्राइम है उस पर रोक लगाई जाएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। ऐसे कि साधु निष्पक्ष भाव के होते हैं, वो उसमें कोई अपना प्राय नहीं होता, वो सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए लोगों की आशा होती है कि हाँ बिल्कुल महात्मा जी सभी के लिए एक सम्मान सोचेंगे, एक विचारधारा होती है इनकी। इसलिए वो लोगों का विश्वास होता है कि हाँ बाबा जी सभी के लिए समान सोचेंगे, समान प्रोग्रेस कराएंगे, समान ही रखेंगे सभी। चुनाव लड़ने का मन कैसे हुआ? भक्त चाहते थे, आपकी इच्छा थी? और एजुकेशन वगैरह कितनी क्या कुछ है? देखो जी, चुनाव का ये है कि चुनाव कुछ तो हमारी इच्छा थी, कुछ भक्तों की इच्छा थी। हमने सोचा क्यों ना, अब साधु तो हो हम बन गए, योगी तो बन गए, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो क्यों ना कुछ हटके किया जाए। समाज के लिए अगर कुछ खोना भी पड़ता है तो जरूर ठीक है, तो इसलिए कुछ हटके किया जाए। इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये चुनाव लिया जाए और समाज को प्रेरणा स्रोत कुछ बताया जाए, किया जाए, इसलिए हमने चुनाव लिया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संन्यास आपने धारण कर लिया। संन्यास एक ऐसा आश्रम है, पहले की बातें करें 25 साल का संन्यास आश्रम हर किसी का होता था, लेकिन आज के दिन तो साधु सन्यासी इस आश्रम में आते हैं। वो फिर संन्यास को छोड़ करके राजनीति क्यों, किस वजह से? क्या ये अलग मज़ेदार चीज़ है इसलिए इस फील्ड में आ जाते हैं या क्या? ये तो देखो अपनी अपनी विचारधारा होती है, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। पहले साधु तपस्या करते थे, वनों के अंदर जाते थे, परंतु आज वो ये भी एक तपस्या ही है, रूप बदल करके। अगर कुछ आगे बढ़ना होगा तो ये भी एक तप ही है। राजनीति के अंदर जो आप सेवा कर सकते हो वो और कोई क्षेत्र से नहीं कर सकते हो, वैसे देखा जाए तो। ये बहुत क्वालिफिकेशन क्या है महाराज? मेरा BA है। BA कर रखा है। महाराज जी मेरे साथ मौजूद हैं, आप हिसार से मौजूद हैं और आपके चेहरे का मैं तब से देख रहा हूँ, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति किस तरीके से देखते हैं आप? और आने वाले वक्त में क्या हरियाणा को भी एक योगी CM के रूप में मिल सकता है? जिस तरीके से मुझे दो ये चेहरे यहाँ नज़र आए, बड़े ज़्यादा वोट हासिल किए आप लोगों ने। देखिए, हम लोग सन्यासी हैं। आपका प्रश्न किया था महाराज जी से कि सन्यास ले लिया तो आप राजनीति में क्यों? मगर मैं समझता हूँ कि भगवान राम जी ने भी कहा था कि सन्यासी से बड़ा कोई राजा नहीं होता। राजा इन द सेंस कि उसके हमें सन्यास किस चीज़ से लेना है? अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब चीज़ों से हमें छोड़ना है और समाज हित के लिए, लोक हित के लिए हमें काम करने हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि लोक हित के लिए, समाज हित के लिए काम करें। हमने पहले सरपंच भी बनाए हैं, विधायकों को वोट दिए हैं। पहले जो राजा थे वो अपने गुरुओं की बात मानते थे, मगर आज के जो नेता हम चुन के आते हैं वो वोट क्लियर साइड में हो जाते हैं, बाद में पूछते भी नहीं हैं। इन द सेंस पूछने का मतलब कि हम जो समाज हित के काम है वो हम करना चाहते हैं, वो लोग नहीं करते। तो ये हमें, मैं तो पिछले 10 साल से, मैं थोड़ा परिचय दे दूँ, मैं महेंद्र दर्शन गिरी हूँ। मैं बेंगलोर से MBA तक की पढ़ाई की है और 2014 में राजीव भाई दीक्षित को सुनने के बाद मैं नौकरी छोड़ के गुड़गांव में नौकरी पे था। तो उसी दिन नौकरी छोड़ के राजीव भाई दीक्षित की प्रेरणा से गौ माता की शरण में हूँ और पिछले 2014 से लेकर 9 साल हो गए हैं मैंने नस्ल संवर्धन पे कार्य कर रहा हूँ और हिसार, फतेवा, सिरसा की गौशाला में लगभग काम कराता हूँ और हम फ्री में लोगों को देसी गौ माता के टीके भी देते हैं। हमारी संस्था मोहल्ले में से, वहाँ से क्रियान्वित करते हैं।
कौन से आश्रम से, कौन से डेरे से महाराज जी आप? हमारा अखाड़ा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा है। हरिद्वार में हमारा ऑफिस भी है, बनारस में भी है। फिलहाल किस आश्रम में? मैं ढाणी गारण में रहता हूँ फिलहाल, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारी गौशालाएं हैं। मैं गौ माता से प्रेम करता हूँ और गौ माता की प्रेरणा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए बातें करते करते, क्योंकि उस साइड में गौ माता भी है, हम चलते चलते मूवमेंट में आ जाइए महाराज जी। मैं आपके साथ भी बात करना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम आपने जॉब छोड़ी तब कितने रुपए का आपका पैकेज क्या कुछ था? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है मुझे आपके साथ बात। मैं जब फ्रेशर था तो जब बेंगलोर से आया तो लगभग 4.5 लाख का मेरा पैकेज था। मैं DLF के अंडर में जो होते हैं उनके हम लोग वहाँ जॉब करता था मैं एज मैनेजर। तो उसके बाद मैंने सब सुना कि हम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, अगर नौकरी में करूँगा तो कितने लोगों को मैं रोज़गार दे पाऊँगा। मगर मैं गौ माता की सेवा करूँगा, जैसे यहाँ भी गौशालाएँ हैं तो हम लोग देसी नस्ल पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर विलायती नस्लें हैं जो हमारी मूलतः नहीं है। इनका जहर दूध भी और जहर के समान स्लो पॉइजन माना गया है हमारे शास्त्रों में पढ़ें तो इस पे नस्ल पे संवर्धन करते करते मैंने लगभग 24 लीटर तक की गौ माता तैयार कर ली राठी नस्ल में। हमने कोई सरकारी अनुदान नहीं लिया, वो सब समाज से ही लेके हमने समाज के लिए ही दिया है। गौ माता की बातें कर रहे थे हम, देखिए किस तरीके से केंचुआ खाद तैयार की जा रही है। तो गौ माता और देसी गौ पालन, मैं भी हमेशा उस चीज़ के बढ़ावे के लिए हमेशा अपील करता हूँ लोगों से। असली जो हमारा रूट है वो जी चीज़ें हमारी देसी चीज़ें हैं, और उन देसी को छोड़ के हम विलायती चीज़ों पे भरोसा कर रहे हैं। इन चीज़ों से कमाई भी हो सकती है या खर्चीला है? नहीं, बहुत ज़्यादा कमाई हो सकती है। मैंने प्रोजेक्ट, मेरा मेन राजनीति मानने का मेरा यही कारण था। मैं प्रोजेक्ट मेरा लगभग 1.5 साल पहले पूरा कर लिया था कि लगभग 7 से 8 साल में हम HF जर्सी से भी हम टॉप क्वालिटी की नस्लें गाय ले सकते हैं। मैंने आज तक 2015 से लेकर आज तक कोई भी कंपटीशन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का गाय पे हो हमने नहीं छोड़ा। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, ये सब हमारी गौ माता को सम्मानित कर चुके हैं। अच्छा। मैं झज्जर, भिवानी, जालंधर, अमृतसर तक सब जगह अपनी गौ माता लेके जाता हूँ। तो जो रिसर्च था हमारा कि ये हम गवर्नमेंट के साथ काम करके मिलके हम इसको प्रोजेक्ट को आगे तक लेके जाएं, इसलिए हम राजनीति में आए हैं। क्योंकि इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो कानून कायदे हैं वो सब संसद से ही बनते हैं, विधानसभा से बनते हैं। तो क्यों ना हम लोग वहाँ पहुँच के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम उसका लाभ दे सकें, और जो हमारा नैतिक जीवन था, जो हम पहले जीते थे, हम उसके आधार पे हम जी सकें। क्योंकि आज हम पढ़े लिखे जरूर हैं, मगर आज समस्या इतनी है, आज कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, खुशहाल नहीं है। और जो गौ माता की सेवा में आएगा वो हमेशा खुशहाल तंदुरुस्त रहेगा। तो आप गौ माता की बात कर रहे हैं, गौ संवर्धन की बात कर रहे हैं और बदलाव की बात कर रहे हैं, पुरानी जो हमारी परंपरा थी वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो हरियाणा राज्य को हरियाली के साथ, किसानों के साथ, कृषि के साथ जोड़ा जाता था। किसान बदहाल है, व्यवस्थाएं अब भी ओलावृष्टि हो रही हैं, फसलें बिक चुकी हैं, रोजाना भूकंप आ रहे हैं। क्या हरियाणा में आने वाले वक्त में बड़ी राजनीति में नजर आ सकते हैं? वो सब गौ माता की कहते हैं गाम और राम, जो करता है हमको मंजूर होता है। हम तो सन्यासी हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं, हम तो 2 रोटी के भूखे हैं, और राम भजन स्मरण करते हैं और भोजन और भजन करते हैं। तो जैसा प्रकृति का आदेश होगा हम लोग वैसा काम करेंगे। बदलाव यूपी में हुआ है, आप देख रहे हैं, ना गुंडागर्दी है, ना भ्रष्टाचार है, ना कुछ अन्य कोई लफड़े, जो भी आतंकवादी है, मोवादी जो भी थे वो सब खत्म हो चुके हैं, जो अपने आप को धुरंधर बोलता था। तो हम तो निष्पक्ष भाव से समाज हित के लिए काम करने वाले हैं। तो आप आने वाले वक्त में हरियाणा की बड़ी राजनीति में नजर आने वाले हैं, आपकी इच्छा है? वो जैसी पर देखिए, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के बगैर हम चाहते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर करने की क्षमता है तो। और वो क्षमता हमारे अंदर बहुत कुछ है, मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर भी है। उसको आपको जागृत करना पड़ेगा। जैसे हमारी कुंडलियाँ होती है, हमें जागृत करनी पड़ती है, तो आप भी वो कर्म कर सकते हैं। मैं नहीं, हम सब कर्म कर सकते हैं। इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, आपका जुनून होना चाहिए आपके अंदर काम करने के लिए। मैं सुन नहीं पाया था, लास्ट में आपने क्या बताया था कि लास्ट में आपका टोटल कितनी बजट कितना सैलरी मान के चले, आपका कितना क्या कुछ था लास्ट आप जो छोड़ के आए थे? 4.5 लाख मेरा पैकेज था अभी लास्ट में। वाह जी वाह, कमाल की फर्स्ट का ही था, लास्ट फर्स्ट और लास्ट मेरा वही था। अच्छा, 4.5 लाख सालाना? 4 लाख, हाँ, सालाना। वाह जी वाह। फर्स्ट और लास्ट मेरा वही था। हरियाणा में आप ठीक ठाक मानते हैं, शासन ठीक चल रहा है, या जरूरत है कि नहीं, जैसे देखिए, आपने योगी जैसी बात बदलाव की जरूरत है। खट्टर साहब संतुष्ट आदमी है, समझदार आदमी है, तर्कशील है, मगर हमें थोड़ा सा तेज तर्रार से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी कम है, मैं समझता हूँ। अब नशा और क्राइम भी बढ़ने लगा है धीरे धीरे। हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा नशा बढ़ चुका है। हमें इसके लिए हमें सांस्कृतिक मूल्य जो थे ना हमारे पतन हो चुके हैं। इसके लिए हम हमारे जो सन्यासी बंधु उनको भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बैठते हैं जगह जगह चूल्हा चिलम फूकते हैं, वो एक सन्यासी कर्म नहीं होता। लोग बोलते हैं भोलेनाथ जी नशा करते थे, नहीं, भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया था, पी के दिखाओ मेरे को। अगर आपको किसी की अनुकरण करना है तो उसके अच्छे कर्मों को कीजिए, बुराई तो हर किसी में हो सकती है, और भोलेनाथ जी में कोई कमी नहीं थी,
वो कहते हैं नशा करता था, नहीं, भोलेनाथ जी नशा नहीं किया। किस शास्त्र में लिखा है हमको दिखा दीजिए कि भोलेनाथ ने यहाँ भांग रंगड़ी चिलम पिया या कुछ अन्य किया। ये तो लोगों ने, पांडवों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेसमैनों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए ये सब चीज़ें पड़पंचे घड़े थे उन लोगों ने। वाह जी वाह। स्पेशली किसी दिन महाराज जी के आश्रम में जाके बात करूंगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। महाराज जी, आपके इलाके की बात कर ले, जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं आप, वहाँ की सड़कों की हालत ऐसी है, लोग राजनीतिक वहाँ पर यूँ कहते हैं कि यहाँ नेगेटिविटी की वजह से या सरकार के जो नेता नहीं बन पाए, रामविलास शर्मा जी वो चुनाव जीत नहीं पाए, इस वजह से ये हाल है। उनके टाइम में भी ऐसा ही हाल था। क्या वजह देखते हैं वहाँ ऐसा क्यों होता है? दोगलापन आपके इलाके के साथ या ठीक ठाक चल रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बाकी ये आप रोड की देन स्थिति तो जब पंडित जी रामविलास शर्मा जी थे जब भी ऐसी थी। तो क्या वजह है? दक्षिण हरियाणा बीजेपी के साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, आप वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, लोग क्या चाहते हैं और सरकार क्या दे रही है बदले में उनको? लोग तो बहुत काफ़ी काम चाहते हैं, पर सरकार की भी नीयति है काम कराएं, पर हमारे जो नेतागण जो हैं, जो हमारी कड़ी जो है, वो थोड़ा सेटिफाई नहीं लग रही हमको, क्योंकि वहाँ वो चाहते नहीं कि यहाँ इस इलाके के अंदर काम हो। तो बदलाव चाहेगी जनता 2024 में? जनता 2024 के अंदर महेंद्रगढ़ विधानसभा की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है, और वो ये चाहते हैं कि कोई योग्य व्यक्ति आए और इस ज़िले को और थोड़ा आगे बढ़ाए, क्योंकि लोगों के रोडों की तो बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है हमारे वहाँ। रोड तो बिल्कुल ही खंडर हो चुके हैं, ये नहीं पता रोड है कि खड्डे हैं क्या है, बिल्कुल ये बिल्कुल भी। जी, तो फिलहाल मैंने बातचीत की आपके साथ MBA के साथ साथ ग्रेजुएट साधु सन्यासी मेरे साथ मौजूद थे। महाराज जी के साथ फिर कभी जुड़ेंगे, बातचीत मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आपको लगता है कि हरियाणा में बदलाव की ज़रूरत है? राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक लोग बदलने चाहिए, जो पॉजिटिव हों उनको आना चाहिए राजनीति में? तो फिलहाल कमेंट में ज़रूर लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।